Today we are going to learn about language processing tools. ये आपका चैप्टर 1 है essay 2 का एंड इसमें हम लैंग्वेजेस को जानेंगे कि कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको प्रोसेस करके हम इंटरनेट की सुविधा ले पाते हैं, इंटरनेट की सर्विस ले पाते हैं, वेबसाइट्स और वेब पेजेस क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कंप्यूटर को हम किस तरीके से इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम से हम कैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, आज हम ये जानेंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इन दिस आवर टारगेट विल बी टू लर्न अबाउट वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड द लैंग्वेज टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड दैट इज HTML। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे हमने वेब पेजेस को क्रिएट करना है, वेबसाइट्स को क्रिएट करना है एंड ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है HTML, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन वेब पेजेस, मोर ओवर योर ओन वेबसाइट। इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है या फिर वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट भी क्या है, वेबसाइट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो जो आपकी वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। अगर आपको वेब पेजेस बनाने आ गए तो वेबसाइट तो अपने आप ही बन जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर्स का हम रीकैप देख लेते हैं, सो दैट जो भी हमने पुराना पढ़ा था वो हमें अभी फ्रेश रिवाइज हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की कि इंटरनेट क्या है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर चलिए आज हम फिर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू नेटवर्क केबल्स, टेलीफोन केबल्स and satellite links, sharing varied information and data around the world. Basically इंटरनेट क्या है, एक सर्विस है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और वो कनेक्टेड कैसे हैं, थ्रू नेटवर्क केबल्स, टेलीफोन केबल्स या फिर सैटेलाइट लिंक्स, या जो वायरलेस लिंक्स होते हैं जैसे कि वाईफाई। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो कनेक्शन होने के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है, और जो डेटा है वो पूरे अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करता है। एक कंट्री की वेबसाइट दूसरी कंट्री में विजिबल है, वहां पर यूज की जा रही है। तो इस तरीके से हर इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही है ये सर्विस। तो इसकी कितनी रेंज है, क्या डिस्टेंस है, ये अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैली है। ठीक है, तो ये है हमारी इंटरनेट। उसके बाद आती है वेबसाइट। जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं, होम स्क्रीन्स हैं, उसके स्क्रीनशॉट लेके ये इमेज है। कोई कार की वेबसाइट होती है, कोई पढ़ाई की वेबसाइट होती है, कोई गेम्स की होती है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। और वेबसाइट असल में है क्या? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ये कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का। इकट्ठे जब हम एक दूसरे से मिलते जुलते वेब पेजेस को, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनको हम एक जगह पे कलेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाती है हमारी वेबसाइट। एंड दीज वेब पेजेस कंटेन्स इमेजेस, वीडियोस और अदर डिजिटल मीडिया। तो ये जो वेब पेजेस हैं, ये इनमें इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकती है। तो ये सारा मल्टीमीडिया इन्हीं वेब पेजेस में होता है। अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, ये इंटरनेट का ही दूसरा नाम है। यहां पर आपकी वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, मतलब यहां पर वो शो होती हैं। तो जब कभी आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो आप उसका एड्रेस ऐसे लिखते हो, www.google.com। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो इस वेबसाइट को होस्ट कर रही है,
और जो ये वेबसाइट है वो कहाँ पे है, वो वेब सर्वर पे है। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कि वेब सर्वर क्या होता है। वो एक कंप्यूटर ही होता है, बट इसके अंदर इसका काम क्या होता है, बाकी कंप्यूटर्स को सर्विस देना। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स, वेब सर्वर। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं जितनी भी आपको इंटरनेट पे दिख पाती हैं, ये वेब सर्वर पे स्टोर होती हैं, वहां से आपको विजिबल होती हैं। और www स्टैंडर्ड है जो कि वेबसाइट्स को शो करने के लिए यूज होता है। उसके बाद ईच वेबसाइट इज ओन्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। जो वेबसाइट्स होती हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती हैं, किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। अगर हम क्रिएट करके उनको रजिस्टर करवा देंगे तो वो इंटरनेट पे शो हो जाएंगी। तो वेबसाइट किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंपनी की ही वेबसाइट होती है, किसी की भी वेबसाइट हो सकती है। उसके बाद आते हैं वेब पेज। हमने वेबसाइट्स के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं वेब पेजेस की। अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग HTML। HTML ही वो लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है एंड इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वो वेब सर्वर पे ही स्टोर होते हैं। इट इज अ डिजिटल पेज विच मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड हाइपरलिंक्स। ये एक डिजिटल पेज होता है। ऑब्वियसली इसको आप हाथ में लेके नहीं देख सकते, आप इसको एक पेपर की तरह छू नहीं सकते, बट एक डिजिटल फॉर्मेट में एक पेज होता है। और इसके अंदर क्या कुछ होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं, ठीक है, उसके बाद वीडियोस भी होते हैं, साउंड्स भी होते हैं, एंड हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जिसपे आप जैसे ही क्लिक करें आप कहीं और जंप कर जाएं, कहीं और मूव हो जाएं, उस कंटेंट को हम हाइपरलिंक बोलते हैं, कि एक दूसरे से लिंक हो जाना। जैसे कि आपने देखा होगा इस इमेज में सारे जो वेब पेजेस हैं वो दिखाए गए। गूगल का वेब पेज है, याहू का वेब पेज है। तो वेब पेज एक सिंगल पेज होता है। इस पे जो ये ब्लू कलर के आप देख सकते हैं, ये हाइपरलिंक्स है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे आप कहीं और जंप हो जाएंगे, किसी और वेबसाइट या वेब पेज पे। ठीक है, ईच वेब पेज हैज अ यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड URL। जो URL होता है वो हर वेब पेज का एड्रेस होता है, वो सभी का अलग होता है। जैसे आपका और मेरे घर का एड्रेस भी अलग होता है, वो यूनिक होता है, वो सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो वेब पेज या वेबसाइट्स होती हैं उनका भी जो वेब एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता, वो डिफरेंट ही होता है। और उसका नाम क्या होता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जितने भी वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनका जो एड्रेस होता है लाइक दिस, मैंने आपको अभी बताया था www.google.com। ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, URL है एक वेबसाइट का, इसको हम बोलेंगे URL। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं वेब ब्राउजर की। जो ये वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं इनको हम कहाँ व्यू करते हैं, हम व्यू करते हैं वेब ब्राउजर्स पे। अब जैसे कि इस इमेज पे भी देख सकते हैं, ये जाने पहचाने आइकन्स हैं। ये मोजिला फायरफॉक्स का आइकन है, ये गूगल क्रोम का आइकन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड देन एप्पल सफारी। जो एप्पल के डिवाइसेस के लिए यूज होता है वेब ब्राउजर, वो है एप्पल सफारी। ये इनमें से कोई ना कोई तो आपने जरूर ही यूज किया होगा इंटरनेट को यूज करने के लिए। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, ये पहली बात, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल करते हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पेंट हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, वैसा ही एक ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इट इज यूज टू व्यू वेब पेजेस और वेबसाइट्स। अगर आपको वेब पेजेस या वेबसाइट्स को व्यू करना है, उन्हें देखना है, उन्हें यूज करना है, तो उसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट और यूजर के बीच में एक इंटरफेस है। ये आपका यूजर है, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट है। यूजर ने जब इंटरनेट को यूज करना है, इस पे काम करना है, तो बीच में एक इंटरफेस होता है, इसके थ्रू काम किया जाता है।
और इस इंटरफेस का नाम है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ही वो इंटरफेस है जिससे यूजर www से कनेक्ट हो पाता है। तो ये सबसे बीच का मेन एक कह सकते हो आप दीवार है इंटरनेट और यूजर के बीच में। इसके थ्रू ही, इसके जरिए ही यूजर जो है वो इंटरनेट को यूज कर पाएगा, इस सर्विस को यूज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एप्पल सफारी, ये सब क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं वेब ब्राउजर के। अब हम बात करते हैं HTML, जो कि एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश, हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, ऐसे ही वेबसाइट्स और वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका नाम है HTML। तो अब हम जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल नेम है। उसके बाद द लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यही वो लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, जो कि हम वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि इंटरनेट पे दिखाई देती हैं। द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल्स इज .htm और .html। जो भी फाइल्स होती हैं HTML की, उनकी एक्सटेंशन मतलब उनकी फाइल टाइप होती है .htm या फिर .html। तो लेट्स से अगर आपकी फाइल का नाम है जैसे कि कोई भी वेब पेज आपने बनाया है, लेट्स से अमित नाम से आपने कोई वेब पेज बनाया है, amit.html, ये इसकी फाइल का फुल नेम होगा। ओके। सो नॉर्मल टेक्स्ट, जो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो इंग्लिश में, कोई भी लाइंस, कोई भी कैरेक्टर्स, कोई भी एसेज, उसके साथ में लगा दो आप HTML लैंग्वेज, साथ में इंक्लूड कर दो HTML लैंग्वेज, तो आउटपुट क्या आएगा? वेब पेज। नॉर्मल टेक्स्ट के साथ जब आप HTML लैंग्वेज को यूज करेंगे तो आपके सामने आउटपुट क्या आएगा? वेब पेज। ठीक है। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ? टेक्स्ट यूज टू लिंक वेब पेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया हाइपर लिंक होते हैं, ऐसे ही हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट यूज टू लिंक वेब पेजेस। उसके बाद मार्कअप का क्या मतलब हुआ? हाईलाइटिंग द टेक्स्ट ईदर बाय अंडरलाइनिंग और बाय डिस्प्लेइंग इट इन डिफरेंट कलर्स। इसलिए जो भी हाइपर लिंक्स होते हैं उनका कलर हमेशा ब्लू होता है और उनके नीचे हमेशा एक अंडरलाइन जरूर होता है। लेट्स से कि मेरे पास कोई भी वेबसाइट है yahoomail.com, जैसे ही मैं कंप्यूटर पे या कहीं पर भी किसी भी डिवाइस पे ये लिखूंगी तो इसका कलर क्या आएगा? ब्लू, और इसके नीचे हमेशा अंडरलाइन ही आएगा, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है ये हाइपर लिंक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप याहू मेल के वेब पेज पे पहुंच जाओगे, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। मार्कअप का मतलब होता है हाईलाइट करना टेक्स्ट को, या तो ब्लू में या जो भी कलर आप स्पेसिफाई करना चाहें, और उसके नीचे अंडरलाइन भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं www.google.co.in, ये एक वेबसाइट का नाम है। ऐसे ही youtube.com, ये भी एक वेबसाइट का नाम है। abc@yahoo.com, ये एक ईमेल का नाम है, पर इसके नीचे भी हमेशा हाइपरलिंक आएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता लगता है कि जैसे ही हम इन पे क्लिक करेंगे तो हम कहीं और जंप हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है? ये सभी एक हाइपर लिंक्स हैं। और लैंग्वेज का मतलब तो आपको पता ही है, जो हम हर रोज यूज करते हैं। मैं अभी यूज कर रही हूं लैंग्वेज आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब पेजेस, इट हैज इट्स ओन सिंटेक्स और रूल्स। हर एक लैंग्वेज के अपने ही सिंटेक्स या रूल्स होते हैं। सिंटेक्स का मतलब भी वही होता है, रूल्स ही। तो हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिससे वर्ड्स बन पाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन बैठ पाती है। ऐसे ही HTML भी एक लैंग्वेज ही है। तो अगर इसके थ्रू हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहें तो हमें इस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ HTML जान लेते हैं कि क्या हिस्ट्री है HTML की। IBM जो एक कंपनी है, एक ये
आईटी बेस्ड कंपनी है आईबीएम, इसके कंप्यूटर्स भी आते हैं. IBM sowed the seed of HTML in the early 1980s. 1980s में इसका बीज बोया गया था HTML का, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी. इनिशियली इट वॉज नोन एज GML. पहले इसको HTML नहीं बोला जाता था. शुरुआत में इसको जर्नल मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता था, माने GML, एंड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज इंक्लूडिंग टाइटल, हेडिंग्स, टेक्स्ट, फॉन्ट. सिर्फ और सिर्फ ऐसे वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता था जहां पर सिर्फ एक टाइटल होगा, थोड़ी सी हेडिंग होगी, थोड़ा सा टेक्स्ट होगा और कुछ फॉन्ट की स्टाइल्स. तो ऐसा वेब पेज पहले बनाया जाता था GML को यूज करके शुरुआत में. इन 1986 दिस कंसेप्ट गॉट स्टैंडर्डाइज्ड बाय ISO. आपको पता ही होगा ISO एक कंपनी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू किसी भी कंसेप्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उस पर पक्की मोहर लगाई जाती है इसी स्टैंडर्ड के थ्रू. तो उन्होंने क्या किया, इस कंसेप्ट को 1986 में स्टैंडर्डाइज कर दिया और उसका नाम क्या दे दिया, SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज. देखिए पहले इसका नाम था 1980s में GML, उसके बाद 1986 में क्या हो गया, इसका नाम SGML. तो ये है टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने HTML को डिजाइन किया है, जो कि आप देख सकते हो यहां पर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इन 1989 टिम बर्नर्स-ली एंड हिज टीम डिजाइंड दिस लैंग्वेज एंड नेम्ड इट एज HTML. इन्होंने ही नाम दिया था इस लैंग्वेज को HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और कब दिया था, 1989, टिम बर्नर्स-ली एंड उनकी टीम ने. HTML was modified many times leading to a number of versions, that is HTML version 0 to HTML version 6 which is the latest one. जैसे कि हर चीज के वर्जन्स होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, हर एक फोन के वर्जन्स होते हैं. जैसे कि आईफोन के वर्जन्स आपने देखे ही होंगे, iPhone 4, iPhone 5, 6, 7. तो ऐसे ही HTML के भी बहुत सारे वर्जन्स रहे हैं, ये बहुत बार मॉडिफाई हुई है. सबसे पहले HTML का वर्जन था 0, फिर इसका वर्जन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज वर्जन 6, जो आपको सिलेबस में है. HTML 6 जो है वो आपको सिलेबस में है और वही आप पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम पे. एंड ये पिक्चर है टिम बर्नर्स-ली की, जिन्होंने HTML को डिजाइन किया था. टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड HTML. जैसे कि आप देख सकते हैं ये टिम बर्नर्स-ली हैं और ये यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ से मिलते हुए. So Tim Berners-Lee was knighted by Queen Elizabeth for his invention of the World Wide Web. इन्होंने ही इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, मतलब कि इंटरनेट पे वेबसाइट्स को शो किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी. एंड इनको जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, जो जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, वो उनसे मिल रहे हैं टिम बर्नर्स-ली. इन्होंने इनको नवाजा था क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंशन करी थी वर्ल्ड वाइड वेब की. तो यहाँ आप देख सकते हैं. तो ये है टिम बर्नर्स-ली. उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ HTML. 1980 में जैसे मैंने बताया GML आई थी, 1986 में SGML आई थी एंड 1989 में HTML आई थी. सो ये तो था एवोल्यूशन HTML का. तो HTML के एवोल्यूशन के बाद बात करते हैं HTML टैग्स की. HTML टैग्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इनका यहां पर होने का मतलब क्या है, वो सब कुछ आपको पता लग पाएगा. हाउ HTML वर्क्स. HTML काम कैसे करती है. आंसर इज टैग्स और HTML टैग्स. यही वो कंटेंट है, यही वो एलिमेंट है जिससे HTML काम कर पाती है. टैग्स के थ्रू ही हम HTML को इंप्लीमेंट कर पाते हैं. टैग इज एन एलिमेंट विच इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर what to show and how to show on a web page. यही वो एलिमेंट है, HTML टैग ही वो एलिमेंट है जो ब्राउजर को बताता है कि आपने वेब पेज पे किस तरीके से और कैसे शो करना है कंटेंट को. ऑल राइट. एन HTML डॉक्यूमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द टैग्स. जो HTML डॉक्यूमेंट होता है जो हम क्रिएट करते हैं, उसकी हमेशा शुरुआत और उसका अंत, स्टार्ट एंड एंड, हमेशा टैग से ही होता है. तो यही मेन एलिमेंट है
HTML लैंग्वेज का। टैग्स हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, हर टैग के अपने डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, विच प्रोवाइड्स एडिशनल फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट लाइक कलर्स, अलाइनमेंट, स्टाइल। जो भी कंटेंट आप वेब पेज पे दिखाना चाहते हो उसके लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। हर एक एट्रीब्यूट के अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनसे क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट हम वेब पेज पे देखते हैं, जो भी कंटेंट आप वेब पेज पे देखते हो, उसके कलर्स, उसकी अलाइनमेंट, उसका स्टाइल चेंज करने में ये एट्रीब्यूट्स हमें हेल्प करते हैं। तो हर एक टैग जो HTML में है उसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि आप अभी पढ़ेंगे, जानेंगे। ईच टैग इज एनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स। ऐसे ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, हर एक टैग इन्हीं के बीच में एनक्लोज किया जाता है। पहले ये वाले ब्रैकेट की शुरुआत होती है, फिर वहां टैग लिखा जाता है बीच में, एंड देन उसको क्लोज किया जाता है क्लोजिंग ब्रैकेट से। टाइप्स ऑफ टैग्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के टैग्स हैं HTML में। सबसे पहले बारी आती है कंटेनर टैग्स की। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं? द टैग्स दैट इंक्लूड बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स। ठीक है, जो भी टैग जिसकी शुरुआत हो रही है ऐसे एंड जिसकी क्लोजिंग हो रही है एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ये देखिए ऐसे, तो इन टैग्स को हम बोलेंगे कंटेनर टैग्स। इनके बीच में डेटा होगा, कंटेंट होगा, बट इनकी शुरुआत हमेशा ओपनिंग टैग से होगी और एंड हमेशा क्लोजिंग टैग से होगा। तो जितने भी कंटेनर टैग्स रहते हैं उनकी शुरुआत होती है इस तरीके से, जैसे कि बॉडी टैग लगा लीजिए आप। ठीक है, इसके बीच में आपने जो भी कंटेंट लिखा वो आएगा, और जब आपने कंटेंट लिख लिया है सारा तो आपको इसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ऐसे। यहां पर ओपनिंग, यहां पर क्लोजिंग। इससे ब्राउजर को पता लग जाता है कि ओके ये टैग यहां पर बंद हो रहा है, तो इसकी जो इफेक्ट है वो यहां तक रहेगा, इसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट टैग होगा उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आ सकता है, पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि कौन सा टैग पहले बंद होगा और कौन सा टैग बाद में बंद होगा, सो दैट उनकी जो वर्किंग है वो इफेक्ट ना हो। तो HTML में ऑलमोस्ट जितने भी टैग हैं, ऑलमोस्ट सभी कंटेनर टैग्स हैं। जस्ट आपका HR, BR, LI, इमेज, ये कुछ टैग्स हैं जो एम्प्टी टैग्स हैं, जिनकी हमें क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज जितने भी टैग्स हैं वो कंटेनर टैग्स हैं, वो कुछ कंटेन करते हैं अपने बीच में और उनकी क्लोजिंग करनी जरूरी है। ओपनिंग तो देखिए हर एक टैग की होगी, बट क्लोजिंग कंटेनर टैग्स की ही होगी। और अगर आप क्लोजिंग नहीं करोगे सही से तो ये सही से वर्क नहीं करेंगे, ये अपना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। क्लोजिंग टैग हैज अ फॉरवर्ड स्लैश। ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जितने भी क्लोजिंग टैग होंगे उनके जो शुरुआत में एक फॉरवर्ड स्लैश जरूर लगा होगा, जिससे हमें पता लगा कि ओके ये क्लोजिंग टैग है, ये एक नॉर्मल ओपनिंग टैग है और इसकी क्लोजिंग होगी इस तरीके से, एक फॉरवर्ड स्लैश से। ये आपको एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप अभी आगे एग्जाम्पल्स करोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज एम्प्टी टैग्स। एक तो हमने कंटेनर टैग पढ़े और नेक्स्ट है एम्प्टी टैग्स। दीज आर स्पेशल टैग्स, ये स्पेशल टैग्स होते हैं हु नॉट नीड एन एंड टैग और क्लोजिंग टैग। इनको किसी भी एंड टैग की या क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेले यूज होते हैं और ये अपनी वर्किंग भी देते हैं अकेले ही, इनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। लाइक BR एंड HR टैग्स, दीज आर नोन एज एम्प्टी टैग्स। जो BR है और HR टैग है ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए, तो ये सब है एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स ओनली कंटेन ओपनिंग टैग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग ही होगा और ये आराम से काम करेंगे। BR टैग ब्रेक्स द लाइन, जो कि ये BR टैग है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए कंटेंट की, जो भी आप डेटा लिख रहे हो डॉक्यूमेंट पे, लेट्स से ये HTML डॉक्यूमेंट है, यहां आप बहुत सारी लाइंस लिख रहे हो, आप चाहते हो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में ब्रेक आ जाए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? BR टैग, ये वाला। HR टैग इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल रूलर।
अगर आप चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट के बीच में जो कंटेंट है बीच में हॉरिजॉन्टल रूलर आ जाए, तो उसके लिए आप HR टैग का यूज करोगे। इस तरीके से बीच में अगर ब्रेक आप चाहते हो, एक लाइन आप दिखाना चाहते हो कंटेंट के बीच में, तो आप हॉरिजॉन्टल टैग जो है HR टैग उसको यूज करोगे। जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे अपने सिस्टम्स पे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मोर अबाउट टैग्स, और जानते हैं टैग्स के बारे में। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होते। अगर आप टैग को ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केस सेंसिटिव नहीं है। अपर केस लोअर केस दोनों ही काम करेंगे, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होते। HTML टैग इज द रूट और मेन टैग इन HTML। ये जो टैग है HTML एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, ये मेन टैग है HTML का। एवरी HTML कोड स्टार्ट्स विद इट एंड एंड्स विद इट। हर एक HTML जो कोड है, डॉक्यूमेंट है, वो HTML टैग से ही शुरू होता है और इसके क्लोजिंग टैग से खत्म होता है। यूजिंग टैग्स, कि टैग्स को किस तरीके से यूज किया जाए, इसका करेक्ट वे देखते हैं। टैग 1 आपने लिखा, उसके बाद टैग 2 आपने लिखा, तो सबसे पहले टैग 2 को आपको क्लोज करना होगा। ये देखिए, ये जो स्लैश के साथ है ये आपका क्लोजिंग टैग है टैग 2 का, तो पहले आपको इसको क्लोज करना होगा, उसके बाद टैग 1 क्लोज होगा। तो इट वर्क्स लाइक दिस, पहले टैग 2 क्लोज होगा, उसके बाहर वाला टैग जो है टैग 1 फिर वो क्लोज होगा। ये इनकरेक्ट वे है कि आपने पहले टैग 1 को लिखना शुरू किया, उसको ओपन किया और उसके बाद टैग 2 लिखा और सबसे पहले आप जो क्लोज कर रहे हैं टैग 1 को क्लोज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, ये गलत है। इसका लिखने का सही तरीका है ऐसे, पहले टैग 1 लिखिए, ठीक है, फिर अगर आपने उसके बाद ही टैग 2 लिख दिया है तो चाहे उसको लिख लीजिए, फिर टैग 2 को क्लोज कीजिए, उसके बाद टैग 1 को क्लोज कीजिए। ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। While using container tags, we should always balance the flow। आपको हमेशा फ्लो जो है चल रहा है, 1 के अंदर 2 है तो पहले 2 बंद होगा, उसके बाद 1 बंद होगा। इस तरीके का आपको फ्लो हमेशा ध्यान में रख के बैलेंस करके चलना है। जब बात हो रही है कंटेनर टैग्स की, एम्प्टी टैग्स का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उनकी कोई भी एंडिंग टैग तो होता नहीं है, क्लोजिंग टैग तो होता नहीं है, तो उनको तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बंद करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए एम्प्टी टैग हैं भी बहुत कम HTML में।